अब यहां पर दो टर्म है जो ये मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जिसका नाम है आपका COF एंड COM। COM मतलब होता है कैरी ओवर मोमेंट। COM मतलब क्या होता है? कैरी ओवर मोमेंट। और COF मतलब होता है कैरी ओवर फैक्टर। COM मतलब क्या होता है? कैरी ओवर मोमेंट। COF मतलब होता है कैरी ओवर फैक्टर, ठीक है। सो यहां पर कैरी ओवर मोमेंट का डेफिनेशन ये है कि जैसे हम लोगों ने यहां पर देखा है कि यहां पर ये मान लीजिए कि कोई सिंपली सपोर्टेड बीम, प्रॉप्ड कैंटिलीवर बीम है, ठीक है, ये एंड था अपन का, और यहां पर एक आपने M अप्लाइड किया था, ठीक है, M अप्लाइड किया था, तो ये अपन ने डायरेक्शन ऐसा माना था कि ये आपका ऐसा स्लोप होगा, ये आपका एंड A था और ये एंड आपका B था, तो इसको अपन ने क्या बोला? थीटा भी बोला, ठीक है। तो ये अपन ने जो M अप्लाइड किया, ठीक है, और इस एंड पर थीटा A इज इक्वल टू अब भी 0 है, क्योंकि फॉर एंड कैसा है? फिक्स है। अगर फॉर एंड फिक्स होगा तो बेंडिंग मोमेंट आपका एग्जिस्ट करेगा ही करेगा। तो इस मोमेंट की वजह से जो आपने इस एंड पर लगाया, इस दूर वाले एंड पर जो आपका मोमेंट डेवलप होगा, ठीक है, उसी को हम लोग बोलेंगे कैरी ओवर मोमेंट, ठीक है। तो ऐसा लिखेंगे, द मोमेंट डेवलप्ड एट द फॉर एंड। फॉर एंड मतलब यहां पर अपन ने मोमेंट लगाया, तो फॉर एंड मतलब फिक्स्ड एंड। द मोमेंट डेवलप्ड एट द फॉर एंड ड्यू टू अप्लाइंग द मोमेंट एट द नियर एंड, ठीक है। तो इस एंड पर अपन ने मोमेंट लगाया, इस एंड पर मोमेंट डेवलप हुआ। अब इस एंड पर मोमेंट क्यों डेवलप हुआ? क्योंकि एंड कैसा है? फिक्स है। और फिक्स के बाद हम लोग जानते हैं फिक्स के पास एक मोमेंट आता है, एक वर्टिकल रिएक्शन आता है और एक हॉरिजॉन्टल रिएक्शन आता है, ठीक है। तो इसकी वजह से जो मोमेंट यहां पर डेवलप होगा उसी को अपन कैरी ओवर मोमेंट कहते हैं, ठीक है। द मोमेंट डेवलप्ड एट द फॉर एंड, कहां पर? एट फॉर एंड, ड्यू टू अप्लाइड द मोमेंट एट नियर एंड, ठीक है, इज कॉल्ड एज द COM। COM मतलब कैरी ओवर मोमेंट। COM मतलब कैरी ओवर मोमेंट, ठीक है। COM मतलब कैरी ओवर मोमेंट। तो फॉर एंड पर कितना मोमेंट डेवलप हो रहा, और ये मोमेंट डेवलप क्यों होगा? क्योंकि हमने यहां पर क्या किया? अप्लाइड मोमेंट किया, ठीक है। इसकी वजह से फॉर एंड पर आपका डेवलप हो रहा मोमेंट, और उसी मोमेंट को अपन ने क्या बोला? कैरी ओवर मोमेंट, ठीक है। तो यहां पर नेक्स्ट डेफिनेशन है कैरी ओवर फैक्टर। COF स्टैंड फॉर कैरी ओवर फैक्टर। सो कैरी ओवर फैक्टर का डेफिनेशन ये है, द रेशियो ऑफ द मोमेंट डेवलप्ड। तो मोमेंट डेवलप जो था एट द फॉर एंड, इसी को अपन ने बोला था क्या? COM। इसी को अपन ने क्या बोला? COM। किसको? जो फॉर एंड पर डेवलप हुआ। द अप्लाइड मोमेंट एट द नियर एंड, ठीक है, जो आपका डेवलप हुआ, ऐसे लिखेंगे इसका फॉर्मूला, COF इज इक्वल टू COM डिवाइडेड बाई M अप्लाइड। क्या लिखेंगे? COM मतलब कैरी ओवर मोमेंट डिवाइडेड बाई M अप्लाइड, ठीक है। तो इस मोमेंट, इस डेफिनेशन को हम लोग बोलते हैं कैरी ओवर फैक्टर, ठीक है। चलिए, तो यहां पर है आपका कैरी ओवर फैक्टर इक्वल टू COM डिवाइड बाई M अप्लाइड, क्लियर। तो यहां पर अगर हम लोग बात करें, ठीक है, कि कैरी ओवर फैक्टर और कैरी ओवर मोमेंट का डेफिनेशन अपन ने देख लिया, ठीक है। नेक्स्ट है आपका व्हेन द फॉर एंड इज फिक्स्ड। जब आपका फॉर एंड फिक्स है, यानी ये बी एंड है, नियर एंड यहां पर अपन ने लगाया, जिसको हम लोग बोलेंगे M अप्लाइड, ठीक है। तो ये जो आपका फॉर एंड है, यहां पर आपका कितना डेवलप होगा और कौन सी डायरेक्शन में होगा, ठीक है, उसी को हम लोग कैरी ओवर मोमेंट बोलेंगे। तो यहां पर हम लोग बनाते हैं कि यहां पर एक आपका ये प्रॉप्ड कैंटिलीवर बीम हो गया, ठीक है, ये आपका प्रॉप्ड कैंटिलीवर बीम, ये ए एंड हो गया और ये बी एंड हो गया। यहां पर अपन ने क्या किया? M अप्लाइड किया। अपन ने क्या किया? M अप्लाइड किया। अपन ये भी जानते हैं कि ये M अप्लाइड है, तो इसकी वजह से, और ये आपका लेंथ है EI, L, तो इसकी वजह से यहां पर आता है VB इज इक्वल टू 3M डिवाइडेड बाई 2L। कितना होता है? 3M बाई 2L। अभी अपन ने प्रूव किया था इसको, ठीक है, जब अपन ने थीटा इज इक्वल टू 4M बाई थीटा इज इक्वल टू 4EI बाई L निकाला था, ठीक है। तो इसके केसेस में ये अपन की वैल्यू है
3m डिवाइड बाई 2l। अब हमें क्या निकालना है कि इस एंड पर आपका मोमेंट कितना होगा, जो मोमेंट डेवलप होगा वही हमारा कैरी ओवर मोमेंट होगा। तो यहां पर हम लोग मान ले रहे हैं कि कैरी ओवर मोमेंट हमारा कैसा डेवलप हो रहा है, ऐसा डेवलप हो रहा है, ठीक है। अब देखिए बी एंड पर भी आपका एक मोमेंट लग रहा है, ए एंड पर भी लिख रहा है, तो ए के जस्ट पहले हम लोग मोमेंट ले रहे हैं। तो हम लोग यहां पर लिखेंगे समेशन ऑफ मोमेंट अबाउट जस्ट पहले। ये कॉन्सेप्ट हमने ऑलरेडी पहले सिखा रखा आपको जब हम लोग सपोर्ट रिएक्शन कैलकुलेट कर रहे थे, ठीक है। तो ये है आपका समेशन ऑफ मूवमेंट अबाउट जस्ट बिफोर ए, ठीक है, अबाउट ए जस्ट बिफोर। तो यहां पर अगर हम लोग राइट साइड से आ रहे हैं तो क्लॉकवाइज नेगेटिव और एंटी क्लॉकवाइज आपका क्या लिया जाएगा, पॉजिटिव लिया जाएगा, ठीक है। तो यहां पर राइट साइड से देखिएगा तो एक आपका एम अप्लाइड का मूवमेंट आ रहा है और जिसको एम अप्लाइड को अपन ने बोला है एम, ठीक है। तो ये राइट साइड से क्लॉकवाइज तो लिखेंगे हम लोग माइनस एम, ठीक है। और यहां पर आप देखिएगा ये वीबी रिएक्शन लग रहा है अपवर्ड में, तो जब आप देखिएगा तो ये आपका एक एंटी क्लॉकवाइज दिस वीबी इंटू एल का एक मोमेंट देगा, कहां पर, ए एंड के जस्ट पहले। तो ये अपन का कैसा हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज राइट साइड से प्लस वीबी मल्टीप्लाई भी कितना हो जाएगा, एल हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद ए एंड पर एक आपका कैरी ओवर मोमेंट लग रहा है, इसका मतलब ये क्लॉकवाइज है, तो माइनस सी ओ एम दिस इज इक्वल टू 0, ठीक है। क्योंकि ए के जस्ट पहले अगर बॉडी इक्विलिब्रियम में होगी तो ए के जस्ट पहले हमारा मोमेंट कितना होना चाहिए, समेशन ऑफ मोमेंट 0 होना चाहिए, ठीक है। सो यहां पर अगर हम लोग बात करें तो दिस इज 0 इज इक्वल टू माइनस एम प्लस वीबी की वैल्यू 3m डिवाइडेड बाई 2l मल्टीप्लाई बाई एल माइनस सी ओ एम की वैल्यू आई डोंट नो, ठीक है। तो सी ओ एम इज इक्वल टू दिस वैल्यू इज इक्वल टू 0, ठीक है। सो फर्दर अगर हम लोग देखेंगे इसको तो दिस टू दिस कैंसल आउट और सी ओ एम इधर ले आइए तो यहां से आ जाएगा आपका सी ओ एम इज इक्वल टू दिस सी ओ एम इज इक्वल टू हियर इधर आपका माइनस एम है, यही रखना है इसको, प्लस 3m बाई 2l, तो माइनस एम प्लस 3m डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। अब दोनों का डिनोमिनेटर तो बराबर है नहीं, डिनोमिनेटर बराबर कर लेते हैं, 2 की मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 की डिवाइड कर लेते हैं। तो 3 प्लस 3m है माइनस 2m है, तो प्लस 3m है माइनस 2m है, यानी मतलब प्लस वाला ज्यादा है तो प्लस वाला आएगा। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे m, ठीक है, प्लस का, और डिनोमिनेटर कितना है 2, COM। COM आपका पॉजिटिव आया, ठीक है, ये पॉजिटिव आया, इसका मतलब जो अपन ने कैरी ओवर मोमेंट का डायरेक्शन मान रखा वो सेम मान रखा है, ठीक है। तो यानी ये जो मोमेंट आएगा ये कैसा आपका आएगा, क्लॉकवाइज। क्या आएगा आपका, ये क्लॉकवाइज, ठीक है। तो इसका मतलब अब आप देखिए अपन ने इस एंड पर जो प्रॉप्ड एंड था उस एंड पर अपन ने एक मोमेंट अप्लाइड किया m का, और फॉर एंड अगर आपका फिक्स था तो एक कैरी ओवर मोमेंट डेवलप हो रहा है जिसकी वैल्यू अभी अपन ने प्रूव किया जो आपका m डिवाइडेड बाई 2 आ रहा है, और इसको हम लोग कह सकते हैं प्लस m अप्लाइड दिस डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू दिस कैरी ओवर मोमेंट, ठीक है। कौन सी डायरेक्शन में ये होगा, आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा, क्लियर है। तो ये m अप्लाइड है, ठीक है, ये कहां पे है आपका m अप्लाइड है। तो ये कैरी ओवर मोमेंट आपका जो डायरेक्शन हो रहा है कैरी ओवर मोमेंट का वो आपका आ रहा है m डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो अब हमें डायरेक्शन देखना, हमने कैसा डायरेक्शन लगा रखा था यहाँ, क्लॉकवाइज। यहां पर कैसा डेवलप हो रहा है, ये भी क्लॉकवाइज डेवलप हो रहा है, ठीक है। तो यही हमारा क्या है, कैरी ओवर मोमेंट का कॉन्सेप्ट है। कब, जब हमारा फॉरेन फिक्स था तो सेम डायरेक्शन में आपका जितना आप लगाओगे उसका हाफ ट्रांसफर होगा फिक्स एंड पर, क्लियर है इतना, ठीक है। तो यहां पर अगर हम लोग बात करें इसी में कैरी ओवर फैक्टर की बात करें, जब आपका फॉरेन फिक्स था कैरी ओवर फैक्टर, ठीक है। तो फॉर एंड फिक्स पर हम लोग लिखते हैं क्या, COM डिवाइडेड बाई क्या लिखते हैं, m अप्लाइड, क्या लिखते हैं, m अप्लाइड। तो ये बताइए कैरी ओवर मोमेंट जो आपका डेवलप हो कितना, प्लस m बाई 2, क्योंकि डायरेक्शन दोनों आपका सेम है, प्लस m डिवाइड बाई 2, और m अप्लाइड कितना है, m है। सो दिस टू दिस कैंसल आउट, दिस इज इक्वल टू प्लस का 1 डिवाइड बाई 2, ठीक है। तो कैरी ओवर फैक्टर जो आ रहा है आपका वो कितना आ रहा है आपका 1/2, क्लियर है। तो यहां पर दो चीजें ध्यान रखना है कि आपका अगर फॉरेन फिक्स है
तो जो हमारा अप्लाइड मोमेंट का होगा उसमें जो कैरीओवर मोमेंट डेवलप होगा वो अप्लाइड मोमेंट का हाफ ट्रांसफर होगा। दूसरी बात, डायरेक्शन क्या होगी, तो जिस डायरेक्शन में अपन ने मोमेंट अप्लाइड किया है उसी डायरेक्शन में आपका मोमेंट ट्रांसफर होगा। ठीक है, इसके केस में कैरीओवर फैक्टर कितना होगा, तो इसके केस में जो होगा आपका कैरीओवर फैक्टर होगा वो 1/2 होगा। m/2 डिवाइड बाई m इज इक्वल टू 1/2। क्लियर। तो यहां पर अगर हम लोग बात करें तो वही केस है। यहां पर देखो ये अपन का VB रिएक्शन यहां आएगा VB, और जिसकी वैल्यू हम लोगों ने लिख रखा 3m डिवाइड बाई 2l। कितना लिख रखा हम लोगों ने, 3m डिवाइड बाई 2l। और जो यहां पर मोमेंट अप्लाइड किया था वो m इज इक्वल टू m अप्लाइड है। ठीक है, अभी अपन ने इसको एक्सप्लेन किया कि कैसे आता है। ठीक है, तो यहां पर डायरेक्टली कैरीओवर फैक्टर दिया हुआ है, कैरीओवर मोमेंट डिवाइड बाई m अप्लाइड। कैरीओवर मोमेंट आया आपका 1m डिवाइड बाई 2 और ये प्लस m यानी 1/2 आ गया इसका। ठीक है, तो कैरीओवर फैक्टर इज इक्वल टू 1/2, ये भी बताया अपन ने, प्रूव भी किया इसको। क्लियर। अब हमारी बात आती है व्हेन द फार एंड इज सिंपली सपोर्टेड, व्हेन द फार एंड इज सिंपली सपोर्टेड। तो इसके केस में अगर हम लोग बात करें दूसरा केस, व्हेन फार एंड FAR, फार एंड इज सिंपली सपोर्टेड, लाइक दैट, कि ये आपका सिंपली सपोर्टेड हो गया और इस एंड पर एक आपका मोमेंट अप्लाइड किया आपने, तो यहां पर लिखा m इज इक्वल टू m अप्लाइड, और इसकी लेंथ है आपका L, फ्लेक्सुअल रिजिडिटी है ये। क्लियर है। तो यहां पर आप देखिए कि ये एंड है और ये बी एंड है। आप जहां पर अप्लाई करते हो उसको नियर एंड बोलते हैं, और जो दूर का होता है, जो रिमेनिंग अदर एंड होता है, उसको हम लोग फार एंड बोलते हैं। FAR, फार मतलब दूर वाला। ठीक है, तो ये आपका फार एंड हो गया। तो यहां पर आप जानते हो, यहां पर आप जानते हो कि ये जो एंड है आपका, ये ए एंड जो है आपका, ये है आपका कैसा, सिंपली सपोर्टेड। और दोस्त हम लोग ये भी पता है कि सिंपली सपोर्टेड के केस में कभी भी मोमेंट डेवलप नहीं हो सकता सपोर्ट पर, क्योंकि यहां पर जो आ रहा कैरीओवर मोमेंट ये एक इंड्यूस्ड मोमेंट है या डेवलप्ड मोमेंट है। और डेवलप किसकी वजह से रहा, जो हम लोग अप्लाई कर रहे हैं। फिक्स एंड था तो m/2 ट्रांसफर हुआ था, लेकिन यहां पर सिंपली सपोर्टेड है, अपन ने वहां पर लगाया तो ये सिंपली सपोर्टेड है। इस पर आपका ऑलरेडी मोमेंट कैरिंग कैपेसिटी क्या होती है, 0 होती है। तो इस पर COM कैरीओवर मोमेंट कितना होगा व्हेन द फार एंड इज फिक्स, 0। अगर ये फार एंड सिंपली सपोर्टेड है, कैरीओवर मोमेंट 0 हुआ, तो आपका नेक्स्ट बनता है कैरीओवर फैक्टर कितना होगा। तो कैरीओवर फैक्टर इज इक्वल टू COM डिवाइड बाई m अप्लाइड। तो यहां पर आपका 0 डेवलप हो रहा है, क्यों, क्योंकि फार एंड सिंपली सपोर्टेड वही रीजन आपका मूवमेंट रख नहीं सकता, डिवाइडेड बाई m, सो दिस वैल्यू इज इक्वल टू 0। सो कैरीओवर फैक्टर इज इक्वल टू 0। कब, जब आपका फार एंड कैसा था, सिंपली सपोर्टेड था। ठीक है, तीसरा केस आता है कैंटिलीवर केस, फॉर द कैंटिलीवर बीम, कैंटिलीवर बीम। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना, पहले वाले केस में और इस वाले केस में, पहला क्या था, प्रॉप्ड कैंटिलीवर, तो यहां पर एक एंड आपका कैसा होगा, फ्री होगा, वहां पर कोई एंड फ्री नहीं था। ठीक है, किसी ने हर एक एंड पर क्या लग रहे थे, अभी तक सपोर्ट देखा, ये ए एंड हो गया और ये एंड कौन सा है, बी एंड हो गया। ठीक है, तो इस बी एंड पर दोस्त अपन क्या करते हैं, एक अपन मोमेंट लगा देते हैं, क्या कर देते हैं, एक m अप्लाइड कर देते हैं, और जिसकी वैल्यू है आपकी मैग्नीट्यूड m। ठीक है, सो ये बताइए हर सेक्शन पर आपका शियर फोर्स 0 हो रहा है, और यहां पर अपन ने अगर मोमेंट लगाया तो यहां पर आपका डायरेक्टली एक मोमेंट ट्रांसफर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इस मोमेंट को आपने लगाया तो रिएक्शन कैसे मिलेगा, तो जिस यहां पर तो कोई रोकने वाला है नहीं, तो जिस डायरेक्शन में आपने लगाया यहां पर उसी डायरेक्शन, उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक क्या दे दीजिए, मोमेंट दे दीजिए, रिएक्शन, जिसकी वैल्यू होगी COM, और इसकी वैल्यू हो जाएगी ये m क्लॉकवाइज, तो यहां पर डेवलप होगा m एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर है, देखो क्यों, जब ये हमारा कैंटिलीवर है, यहां पर मोमेंट अपन ने m लगाया,
तो इस बीम पर इस मोमेंट को रोकने वाला और कोई नहीं है एक्सेप्ट दिस सपोर्ट। तो अपन को पता है कि ये हमारा फिक्स सपोर्ट है और फिक्स सपोर्ट हमेशा एक मोमेंट को रेजिस्ट करता है, यानी मोमेंट को डेवलप करता है, मोमेंट रिएक्शन देता है। जब ये मोमेंट रिएक्शन देगा केवल यही है, तो जिस डायरेक्शन में इधर अपन ने एक्शन दिया उसी डायरेक्शन में, उसके अपोजिट डायरेक्शन में यहां पर रिएक्शन दे दीजिए। एक्शन हमने कौन सी डायरेक्शन में दिया? क्लॉकवाइज में। अपन ने रिएक्शन कौन सी डायरेक्शन में दिया? एंटी क्लॉकवाइज में। सो दोस्त ये बताइए इसका कैरी ओवर फैक्टर कितना होगा? कैरी ओवर फैक्टर कितना होगा? ये हो जाएगा कैरी ओवर मोमेंट डिवाइडेड बाई एम अप्लाइड। यहां पर क्या हो जाएगा? एम अप्लाइड। तो कैरी ओवर मोमेंट की वैल्यू कितना है? देखो एम डिवाइड बाई एम। आपको हमेशा यहां पर जो मोमेंट है वेक्टर क्वांटिटी है और वेक्टर क्वांटिटी के लिए हमारा साइन बहुत जरूरी है। तो हमने क्या किया? क्लॉकवाइज को पॉजिटिव ले लिया, एंटी क्लॉकवाइज को क्या ले लिया? नेगेटिव ले लिया। तो यहां पर क्लॉकवाइज पॉजिटिव यानी एम अप्लाइड प्लस एम, कैरी ओवर मोमेंट माइनस एम, बिकॉज दिस इज द रिएक्शन। ठीक है, तो यहां पर इसके केस में आपका जो कैरी ओवर फैक्टर हो जाएगा, सो दिस इज इक्वल टू दिस कैंसल आउट, कैरी ओवर फैक्टर इज इक्वल टू दिस -1। कैरी ओवर फैक्टर इक्वल टू कितना हो जाएगा? दिस -1। किसके केस में? कैंटिलीवर के केस में। ठीक है, नेक्स्ट है आपका फोर्थ केस व्हेन बीम कंटेनिंग इंटरनल हिंज। जब आपका बीम क्या होता है? इंटरनल हिंज रखता है। देखो चारों केसेस अभी अपन थ्योरी पोर्शन में डिस्कस करते हैं। तो यहां पर एक एंड आपका फिक्स हो गया, ठीक है, और यहां पर ये आपका ऐसा हो गया और यहां पर एक आपका इंटरनल हिंज हो गया। ठीक है, ये आपका हो गया ए, ये हो गया बी और ये मान लीजिए आपका सी। अब ये जो AC पोर्शन का लेंथ ए है और इस BC पोर्शन का लेंथ जो है आपका वो बी है, और टोटल मिला के आपका लेंथ है ए प्लस बी इज इक्वल टू दिस वैल्यू एल। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले आपको ये देखना है कि यहां ए एंड पर जो कैरी ओवर मोमेंट डेवलप होगा वो कितना होगा, और कैरी ओवर मोमेंट अगर इतना डेवलप होगा तो उसका कैरी ओवर फैक्टर कितना होगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले ये सीखेंगे कि जो मोमेंट अबाउट इंटरनल हिंज होता है दैट इज ऑलवेज जीरो। IH मतलब दिस इज द इंटरनल हिंज, दिस मीन्स इंटरनल हिंज, और इंटरनल हिंज पर हमेशा मोमेंट जो होता है वो आपका क्या होता है? जीरो होता है। अगर यहां पर आपका इंटरनल हिंज पर आपका मोमेंट जीरो हुआ तो हम लोग ऐसा मानेंगे, ठीक है, कि इस सी पॉइंट पर यहां पर एक रिएक्शन होगा जिसको हम लोग VB बोलेंगे, और यहां पर अपन क्या करेंगे? एक M अप्लाइड करेंगे। तो दिस M इज इक्वल टू M अप्लाइड है, दिस M इज इक्वल टू M अप्लाइड है। जब मोमेंट अबाउट C इज इक्वल टू जीरो होगा तो हम लोग यहां पर लिखेंगे, देखो, तो मोमेंट अबाउट C, क्योंकि इंटरनल हिंज दिस इज इक्वल टू जीरो, तो राइट साइड से क्लॉकवाइज नेगेटिव, एंटी क्लॉकवाइज डेटा पॉजिटिव। ठीक है, तो यहां पर देखिए, सो दिस VB मल्टीप्लाई बाई B पॉजिटिव एंड दिस M एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, सो माइनस M अप्लाइड, दिस इज द क्लॉकवाइज, और प्लस VB मल्टीप्लाई बाई दिस A इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, क्योंकि VB इंटू A का कैसा आएगा? क्लॉकवाइज आएगा, ये सॉरी BB एंटी क्लॉकवाइज लगाएगा, तो एंटी क्लॉकवाइज अपन राइट साइड से क्या लेंगे? पॉजिटिव लेंगे। ठीक है, तो यहां से आपका आ जाएगा VB इज इक्वल टू, ये M अप्लाइड इधर नेगेटिव उधर जाएगा पॉजिटिव, और इसकी M अप्लाइड की वैल्यू M है, तो दिस डिवाइडेड बाई ये आपका V डिस्टेंस है, तो ये आपका V हो जाएगा, तो M डिवाइडेड बाई V। देखिए कैसा, ये डिस्टेंस आप यहां पर मोमेंट ले रहे हो तो ये डिस्टेंस कितना है? VB मल्टीप्लाई बाई B होगा इज इक्वल टू दिस M, तो वही अपन ने बैलेंस करा दिया। ठीक है, तो अब अगर हमारा VB की वैल्यू पता चल गया तो A के जस्ट पहले A पर फिक्स है, A एंड कैसा अपन का फिक्स है। अगर A एंड फिक्स है तो यहां पर एक कैरी ओवर मोमेंट डेवलप होगा, उस कैरी ओवर मोमेंट की डायरेक्शन कैसा होगा? दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर अस, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो मान लेते हैं कि ये हमारा कैरी ओवर मोमेंट ऐसा लग रहा है,
मान लेते हैं ये अपन का कैरी ओवर मोमेंट ऐसा लग रहा है, और ए पॉइंट के जस्ट पहले यहां पर एक पॉइंट है, ए पॉइंट के जस्ट पहले यहां पर एक पॉइंट है, ठीक है। तो यहां पर हम लोग क्या कर लेते हैं, मोमेंट 0 ले लेते हैं। तो लिखेंगे समेशन ऑफ मोमेंट अबाउट जस्ट बिफोर इज इक्वल टू 0। राइट साइड से आप चल रहे हो तो क्लॉकवाइज नेगेटिव मोमेंट और एंटी क्लॉकवाइज दिस इज पॉजिटिव मोमेंट, ठीक है। सो यहां पर ये VB देखिए इसकी लाइन ऑफ एक्शन ये, और ये टोटल 90 डिग्री। सो VB मल्टीप्लाई विद दिस A प्लस B, तो यहां पर लिख सकते हैं VB मल्टीप्लाई बाई A प्लस B, और ये एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव। ये कैसा होगा, एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव। और यहां पर एक M अप्लाइड लग रहा B पर, तो M मोमेंट है तो यहां पर डायरेक्ट ही आ जाएगा, ठीक है। तो लिखेंगे -M क्लॉकवाइज राइट साइड से। एक एंटी क्लॉकवाइज हमने COM भी मान रखा है, तो दोनों को आप ऐड कर लीजिए। तो लिखेंगे -M अप्लाइड क्लॉकवाइज और -COM दिस इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये VA की वैल्यू कितना है आपका, M डिवाइड बाई B मल्टीप्लाई बाई दिस A प्लस B माइनस M अप्लाइड की वैल्यू कितना, M इज इक्वल टू दिस COM, ठीक है। तो यहां पर अगर हम लोग फर्दर बात करें दोस्त, तो ये M A डिवाइड बाई B प्लस M इंटू B डिवाइडेड बाई B माइनस M दिस इज इक्वल टू कैरी ओवर मोमेंट। B टू B कैंसिल प्लस M माइनस M कैंसिल आउट, तो ये आपका COM इज इक्वल टू MA डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, B हो जाएगा। और ये पॉजिटिव डेटा आ रहा है, पॉजिटिव डेटा आ रहा है, इसका मतलब हमारा कैसे कौन सी डायरेक्शन में लगेगा, क्लॉकवाइज लगेगा। यानी जो अपन ने डायरेक्शन माना वो चीज सही है इसके केस में, ठीक है। कैरी ओवर मोमेंट आपका कितना आया, MA डिवाइडेड बाई B। तो कैरी ओवर फैक्टर कितना आएगा, कैरी ओवर फैक्टर इज इक्वल टू होता है कैरी ओवर मोमेंट डिवाइडेड बाई M अप्लाइड, ठीक है। तो यहां पर जो कैरी ओवर मोमेंट है दोस्त, वो है आपका MA डिवाइडेड बाई B, M अप्लाइड की वैल्यू थी M, सो दिस डिवाइडेड बाई दिस इज इक्वल टू A बाई B। सो कैरी ओवर फैक्टर इज इक्वल टू ये वैल्यू है आपका A बाई B। कैरी ओवर मोमेंट कितना है, कैरी ओवर मोमेंट है आपका कितना, MA डिवाइडेड बाई B, ठीक है। ये आप ध्यान रखना। तो चारों केसेस को एक जगह समराइज कर देते हैं अपन। पहला केस, ठीक है, व्हेन फॉरेन फिक्स, तो यहां पर लिखना COM और यहां पर लिखना COF, ठीक है। और यहां पर अपन का सपोर्टिंग केस है, तो व्हेन फॉरेन एज फिक्स्ड, ठीक है। तो कैरी ओवर मोमेंट कितना गया, प्लस का M अप्लाइड डिवाइडेड बाई 2, कितना, प्लस का M अप्लाइड डिवाइडेड बाई 2। कैरी ओवर फैक्टर कितना आया, प्लस का 1 डिवाइडेड बाई 2। दूसरा केस है अपन का, दूसरा केस है व्हेन फॉर एंड एज सिंपली सपोर्टेड, when far end age simply supported, तो यहां पर 0 और यहां पर भी कितना हो रहा था, 0, ठीक है। तीसरे के केस में, कैंटिलीवर बीम के केस में हमने देखा, कैंटिलीवर बीम के केस में हमने देखा ये -M कितना अप्लाइड का, तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही थी, -1, ठीक है। नेक्स्ट थिंग है आपका when the beam containing internal hinge, fourth, beam containing internal hinge, जब आपकी बीम इंटरनल हिंज एक्ट कर रहा था, तो यहां पर M अप्लाइड मल्टीप्लाई बाई A डिवाइडेड बाई B, और यहां पर कितना आ रहा था, A डिवाइडेड बाई B कैरी ओवर फैक्टर। तो ये चारों दोस्त आपको याद रखना है, ठीक है। डायरेक्शन भी यहां पर दे रखा है कि अगर प्लस है तो जिस डायरेक्शन में आपने अप्लाइड किया
उसी डायरेक्शन में COM डेवलप होगा तो वहां पर प्लस होगा, डायरेक्शन सेम रहेगा। अगर अपोजिट होगा तो माइनस डेवलप होगा, जैसे कि हमने कैंटिलीवर के केस में दिखाया आपको। ठीक है, तो इसी को हम लोग अगर यहां पर देखें तो जब हमने देखा कि फॉर एंड सिंपली सपोर्टेड था, जब आपका फॉर एंड कैसा था, सिंपली सपोर्टेड था, तो आपका कैरी ओवर मोमेंट अभी अपन ने प्रूफ किया कितना हो जाएगा, 0। अगर कैरी ओवर मोमेंट 0 होगा तो कैरी ओवर फैक्टर कितना हो रहा है, 0। नेक्स्ट है आपका कैंटिलीवर के केस में। ठीक है, तो यहां पर अपन ने बी एंड पर एम अप्लाइड किया, बी एंड पर क्या किया, एम अप्लाइड किया, और इस ए एंड पर डेवलप क्या हो रहा है, ठीक है, कैरी ओवर मोमेंट इज इक्वल टू माइनस एम का। ठीक है, तो कैरी ओवर मोमेंट कितना है, माइनस एम का, डिवाइड बाई अप्लाइड कितना है, 1 का। आंसर कितना है, -1। क्लियर है। नेक्स्ट थिंग है आपका बीम कंटेनिंग इंटरनल हिंज। IH स्टैंड फॉर इंटरनल हिंज। अगेन आई एम रिपीटिंग, IH स्टैंडिंग फॉर इंटरनल हिंज। IH स्टैंडिंग फॉर इंटरनल हिंज। तो यहां पर अगर हम लोग बात करें तो ये जो आपका इंटरनल हिंज है, यहां पर अपन ने देखा कि हम लोग यहां पर क्या लगाए, एक मोमेंट लगाए, तो ये हमारा क्या था, एम अप्लाइड था, यहां पर क्या था, एम अप्लाइड था, तो इसकी वजह से BB इज इक्वल टू कितना आया, M डिवाइडेड बाई B। और यहां पर एक मोमेंट आया जिसको हम लोग बोलते थे क्या, कैरी ओवर मोमेंट इज इक्वल टू, ये कितना आया था, MA डिवाइडेड बाई कितना, B। और इसकी वजह से अगर हम लोग यहां पर देखें तो जो डेटा आपका यहां पर लिखा है, कैरी ओवर मोमेंट है आपका MA डिवाइड बाई B, और M अप्लाइड पे अपन ने कितना लगाया, दिस मैग्नीट्यूड ऑल्सो M, सो दिस M कैंसल आउट। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड, A डिवाइड बाई B। कितना आया आपका, A डिवाइड बाई B। क्लियर है। चलिए अब हम लोग, उम्मीद करता हूं कि ये कैरी ओवर मोमेंट और कैरी ओवर फैक्टर आपको प्रॉपरली समझ में आया। ठीक है, अब हम लोग कैलकुलेट करते हैं नेक्स्ट पैरामीटर है जिसके बारे में अपन को पढ़ना है। ठीक है, बिना इसके तो हो ही नहीं पाएगी अपनी कैरी मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। तो इंपॉर्टेंट टर्म है जिसको हम लोग बोलेंगे क्या, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। क्या बोलेंगे हम लोग, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। ठीक है, तो यहां पर एक पैरामीटर बोला है कि द रेशियो ऑफ द स्टिफनेस पैरामीटर। ठीक है, अब स्टिफनेस पैरामीटर हम लोग जानते हैं, पहला फॉर एंड अगर फिक्स है, फॉर एंड अगर फिक्स है तो यहां पर जो K डेवलप होता है, जैसे आपका B ये है, A ये है, तो KB इज इक्वल टू कितना होता था, 4EI डिवाइडेड बाई L। ठीक है, तो यही स्टिफनेस फैक्टर होता था। अभी अपन ने डिस्कस किया, अगर फॉर एंड सिंपली सपोर्टेड है, फॉर एंड कैसा है, सिंपली सपोर्टेड है, तो यहां पर दिस इज द B एंड, दिस इज द A एंड, तो KBA इज इक्वल टू कितना होता था, फॉर एंड सिंपली सपोर्टेड है, तो ये होता था 3EI डिवाइडेड बाई L। EI डिवाइडेड बाई L को हम लोग क्या बोलते थे, फ्लेक्सुरल स्टिफनेस। फ्लेक्सुरल स्टिफनेस मतलब कि आपकी मूवमेंट वहां पर डोमिनेंट होगी। ठीक है, तो उसकी वजह से आपका कितना होता था, 3EI बाई L, और आपका फॉर एंड अगर फिक्स है तो वहां पर कितना एक फैक्टर आ जाता है, 4EI बाई L। ठीक है, सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहां पर बोला है ये कि स्टिफनेस फैक्टर ऑफ मेंबर टू द, अगर डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर हम लोग एक मेंबर का निकाल रहे हैं तो उस मेंबर का स्टिफनेस फैक्टर डिवाइडेड बाय अलजेब्रिक सम ऑफ स्टिफनेस फैक्टर ऑफ ऑल द मीटिंग मेंबर्स एट दैट जॉइंट। उस जॉइंट पर, जिस जॉइंट से वो मेंबर कनेक्टेड है जिसका आप डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर निकाल रहे हो, तो उस जॉइंट का स्टिफनेस फैक्टर डिवाइडेड बाय जितने उस जॉइंट पर मेंबर मीट कर रहे हैं सबका डिस्ट्रीब्यूशन स्टिफनेस फैक्टर से क्या करिए, डिवाइड कर दीजिए उनका अलजेब्रिक सम करके। ठीक है, इसी टर्म को हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर बोलते हैं। जैसे यहां पर अगर हम लोग एक एग्जांपल लें तो ये आपका फॉर एंड फिक्स, ये भी अपन का फिक्स है, और यहां पर ये मान लीजिए आपका हिंज हो गया, ये आपका O A B C। अब इसके कहने का मतलब क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर फॉर OA मेंबर। देखिएगा ध्यान से यहां पर, तो O से A मेंबर का पूछ रहा, O मतलब ज्वाइंट, इस वाले से लेकर के इस वाले OA मेंबर का हो गया, तो OA मेंबर का आपका सबसे पहले चाहिए KOA डिवाइडेड बाई। ठीक है, देखो O से A जाओगे, O से B जाओगे, O से C,
तो ओ से 3 मेंबर कनेक्टेड है, तो यहां पर हर एक मेंबर का स्टिफनेस के ओ ए प्लस के ओ बी प्लस क्या हो जाएगा के ओ सी। ठीक है, ऐसे सिमिलर वे में अगर हम लोग बात करें डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर फॉर ओ बी, तो ये हो जाएगा के ओ बी डिवाइडेड बाई के ओ ए प्लस के ओ बी प्लस के ओ सी। नेक्स्ट थिंग है आपका डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर ऑफ ओ सी, तो दिस टर्म के ओ सी डिवाइडेड बाई के ओ ए प्लस के ओ बी प्लस के ओ सी, के ओ सी। यानी अगर हम लोग यहां पर बात करें कि इन सब पैरामीटर की अगर हमें डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर निकालना, तो हमें के ओ ए के ओ बी के ओ सी, के मतलब स्टिफनेस फैक्टर फॉर ओ ए मेंबर। तो यहां पर अगर हम लोग फर्दर बात करें दोस्त, तो ओ से ए को देखेंगे, अगर ये अपन का L ई आई इसका भी दिया हुआ है, ये लेंथ आपका L है, फ्लेक्सुरल रिजिडिटी ई आई है, तो L ई आई अगर इसका भी दिया हुआ है, ठीक है, तो हम लोग यहां पर लिखेंगे के ओ ए। ओ से ए को देखिए, क्या करेंगे, ओ से ए को देखेंगे। अगर ओ से ए को देखेंगे तो ए आपका एक सिंपली सपोर्टेड है, हिंज सपोर्ट है, तो इसके लिए स्टिफनेस फैक्टर होता है 3EI डिवाइडेड बाई एल। क्या होता है 3EI डिवाइडेड बाई एल। यहां पर के ओ बी, तो के ओ बी इज इक्वल टू क्या होता है, ओ से बी, ओ पर खड़े रहिए, बी को देखिए, बी इंड कैसा फिक्स्ड इंड है, तो कितना हो जाएगा 4EI डिवाइडेड बाई एल। कितना हो जाएगा 4EI डिवाइडेड बाई एल। के ओ सी इज इक्वल टू, के ओ से सी को देखिए, कितना हो जाएगा, फॉरेन फिक्स है, कितना हो जाएगा स्टिफनेस फैक्टर 4EI डिवाइडेड बाई एल। ठीक है, तो यहां पर अगर हम लोग सबको ऐड करें, के ओ ए प्लस के ओ बी प्लस के ओ सी इज इक्वल टू दिस 3I बाई एल प्लस दिस 4EI डिवाइडेड बाई एल डिवाइडेड बाई प्लस 4EI डिवाइडेड बाई एल। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 448311 EI डिवाइडेड बाई एल। ये हमारा टोटल स्टिफनेस फैक्टर हो गया। क्या हो गया, टोटल स्टिफनेस फैक्टर। अगर अब हमें डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर फॉर ओए मेंबर चाहिए था, ओए, तो के ओए डिवाइड बाई प्लस का समथिंग। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर ऑफ ओए इज इक्वल टू के ओ ए था, तो के ओ ए की वैल्यू कितना है 3I डिवाइडेड बाई एल, और ओवरऑल का कितना था 11EI डिवाइड बाई कितना था एल। दिस टू दिस कैंसल इज इक्वल टू दिस डिवाइडेड बाई 3 डिवाइड बाई 11। ठीक है, तो यहां पर है अगर आपका डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर फॉर ओ बी इज इक्वल टू के ओ बी, फॉर एंड फिक्स था, तो ये हमारा है 4EI डिवाइडेड बाई एल डिवाइडेड बाई 11EI डिवाइड बाई एल। दिस टू दिस कैंसल आउट, सो दिस वैल्यू इज इक्वल टू 4/11। यहां पर फर्दर अगर हम लोग बात करें डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर फॉर ओसी इज इक्वल टू के ओसी की वैल्यू कितना था 4EI डिवाइडेड बाई एल डिवाइडेड बाई दिस वैल्यू 11EI डिवाइड बाई एल। दिस टू दिस कैंसल इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाई 11। ठीक है, सो फर्दर अगर हम लोग देखें दोस्त यहां पर, ठीक है, ये उम्मीद करता हूं तो समझ में आया होगा। ठीक है, यहां से अगर हम लोग फर्दर देखें तो कि डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर ऑफ जॉइंट ओ, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर ऑफ जॉइंट ओ इज इक्वल टू डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर ऑफ ओ ए मेंबर प्लस डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर ऑफ ओ बी मेंबर प्लस डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर ऑफ ओ सी मेंबर। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, सबका समेशन। ये कितना था आपका, आपने जब वैल्यू लिखा था तो नीचे आपका डिनोमिनेटर प्रूफ करें अगर, तो इसका डिनोमिनेटर इसका डिनोमिनेटर इसका डिनोमिनेटर कॉमन है, तो न्यूमरेटर डायरेक्टली हम लोग ऐड कर सकते हैं, दिस के ओ ए के ओ बी के ओ सी। तो यहां पर लिख सकते हैं के ओ ए प्लस के ओ बी प्लस के ओ सी, और डिवाइडेड बाई यहां पर सारा डेटा के ओ ए प्लस के ओ बी प्लस के ओ सी। दिस टू दिस कैंसल आउट इज इक्वल टू 1। अगर आप डेटा के हिसाब से भी रखोगे तो ओ ए का वैल्यू कितना आया था 3/11 प्लस ओ बी का वैल्यू कितना आया था 4/11 प्लस ओ सी का वैल्यू कितना आया था 4 डिवाइडेड बाई 11। सो ये 4483 11 डिवाइड बाई 11 इज इक्वल टू 1।
कहने का मतलब ये है डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर आप किसी भी जॉइंट पर चले जाइए, किसी भी जॉइंट पर हमेशा वो वैल्यू कितना देगा, 1 देगा, अगर उससे 2 या 2 से ज्यादा मेंबर अगर आपका कनेक्टेड है तब। तो कहने का मतलब यहां पर ऐसा लिख सकते हैं कि द सम ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर ऑफ ऑल द जॉइंट, ठीक है, इज ऑलवेज यूनिटी। कि अगर हम उनका एल्जेब्रिक सम निकालें, अगर हम लोग हर एक डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर का, ठीक है, पर्टिकुलर जॉइंट पर, तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर की वैल्यू हमेशा कितना आएगा, ऐड करोगे हर एक मेंबर का तो 1 आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमें जॉइंट को पकड़ना है, ठीक है। तो यहां पर अगर हम लोग बात करें तो दोस्त जॉइंट ओ है, ठीक है। तो ओ से ए मेंबर कनेक्टेड है, ओ से बी है, ओ से सी है और ओ से डी मेंबर है। तो ओ से अगर आप देखोगे ए आपका कैसा दिख रहा है, सिंपली सपोर्टेड दिख रहा है, ठीक है। तो इसके लिए के ओ इज इक्वल टू 3i/l। ओ से अगर हम लोग सी को देखें तो ये फिक्स दिख रहा है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 4ei/l। तो ये आप ध्यान रखना, ये आपका है ei, l, ठीक है। अगर हम लोग ओ से बी देखें, ठीक है, तो अपन का कितना है, ओ आपका पॉइंट है और बी इंड आपका कैसा है, फिक्स है, तो कितना हो जाएगा 4ei/l। अगर हम लोग ओ से डी देखें तो यहां पर आपका कोई भी सपोर्ट नहीं है डी पॉइंट पर, तो आपकी उसकी स्टिफनेस वैल्यू कितनी होगी, 0 होगा। तो यहां पर हमें डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर ऑफ ओए मेंबर चाहिए था। तो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर ऑफ ओए इज इक्वल टू के ओए डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ मेंबर मीटिंग एट जॉइंट ओ। ओए मिल रहा, ओबी मिल रहा, ओसी मिल रहा, ओडी मिल रहा, ओए, ओबी, ओसी और ओडी मिल रहा है। फर्दर अगर हम लोग बात करें ओए के लिए तो 3i/l और ओए की वैल्यू 3i/l, ओबी की 4ei/l, ओसी की 4ei/l, ओडी की वैल्यू कितना हो गया, 0 हो गया। तो फर्दर अगर हम लोग बात करें तो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर ऑफ ओए मेंबर इज इक्वल टू 3/11। फर्दर अगर हम लोग यहां पर देखें ओ से भी डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर ऑफ ओबी इज इक्वल टू के ओबी डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ मेंबर मीटिंग। तो इसका और सिमिलर वे में अगर हम लोग ओसी की बात करें तो के ओसी डिवाइड बाई के ओए, के ओबी, के ओएस, के सी। जब आप इसका देखोगे वैल्यू रखोगे तो डायरेक्टली मैं लिख रहा हूं यहां पर दिस इज ऑल्सो 4/11। के ओबी, ओबी की वैल्यू 4ei/l ऊपर होगा और नीचे होगा 11ei/l। तो ei/l, ei/l कैंसिल आउट हो जाएगा तो 4/11 बचेगा। फर्दर अगर हम लोग यहां पर भी बात करें ओसी की वैल्यू, के ओसी की वैल्यू 4ei/l और डिवाइडेड बाई समेशन जब करोगे सबका तो सबका हो जाएगा 11ei/l, तो 4/11 ये भी आ जाएगा। फर्दर अगर हम लोग बात करें ओडी के लिए तो के ओडी डिवाइडेड बाई समथिंग दिस, तो ओडी की वैल्यू 0 है, के ओडी का 0 डिवाइड बाई समथिंग इज इक्वल टू ऑलवेज 0, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहां पर। अच्छा अब देखो, अब हमें क्या करना है, चेक करना है डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर ऑफ ओ जॉइंट, चेक किसी पर्टिकुलर जॉइंट पर डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर की वैल्यू कितनी होगी। तो हम लोग जानते हैं कि ओ जॉइंट पर जितने मेंबर मीट कर रहे हैं सबका आप डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर ऐड कर लीजिए। तो ओ ए, ओ बी, ओ सी और क्या है आपका ओडी है। तो यहां पर आपका अगर हम लोग बात करें तो ये वैल्यू है आपकी 3/11 प्लस 4/11 प्लस 4/11 प्लस ये वैल्यू कितना 0। सबको ऐड करोगे तो 11/11 इज इक्वल टू डायरेक्टली 1। तो यहां पर अगर हम लोग बात करें तो हमने डायरेक्टली आपको यहां पर लिखा है कि डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर एट जॉइंट ओ इज इक्वल टू 1, ठीक है। कि किसी भी पर्टिकुलर जॉइंट पर आप जाइए, जो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर आएगा, ठीक है, उस जॉइंट का जितने भी मेंबर मीट कर रहा हूं सब मेंबर का इंडिविजुअल डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर ऐड करिए और सारा जोड़ करके आपका कितना आएगा, यूनिटी आएगा। तो इसके बाद अगर हम लोग डिस्कस करें यहां पर तो एक नोट पॉइंट लिखा है ऑन द बेसिस ऑफ द अबव एक्सप्रेशन, मतलब कि जैसा हमने ऊपर देखा उसके बेसिस पे ये कंक्लूड किया जा सकता है, इट कैन बी कंक्लूडेड दैट द सम ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर एट ईच जॉइंट्स, ठीक है, कहां बात कर रहा है, जॉइंट की बात कर रहा है, इज ऑलवेज यूनिटी, कितना होगा, हमेशा 1 होगा, ठीक है। तो ये भी अपन का क्लियर हो गया। नेक्स्ट अब हम अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा, स्टिफनेस फैक्टर पढ़ा, उसमें भी कई मेंबर थे, कई टाइप के स्टिफनेस फैक्टर भी हमने देखा। उसके बाद हमने पढ़ा कैरी ओवर मोमेंट क्या होता है, कैरी ओवर फैक्टर क्या होता है, उसके बाद हमने पढ़ा डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर क्या होता है। अब हम लोग नेक्स्ट पैरामीटर पढ़ेंगे फिक्स्ड एंड मोमेंट, ठीक है। तो अब हम लोग को क्या पढ़ाना है, फिक्स्ड एंड मोमेंट क्या होता है, कौन से एंड पर डेवलप होगा, सपोर्ट कैसा होना चाहिए।
तो ये बात हमेशा ध्यान रखना, फिक्स्ड एंड मोमेंट उसी एंड पर डेवलप होगा जिस एंड पर फिक्स हो, नाम ही है फिक्स्ड एंड मोमेंट। ठीक है, अगर आपका मोमेंट डेवलप होगा एंड पर ड्यू टू एक्सटर्नल लोडिंग तो वो हमेशा फिक्स्ड एंड मोमेंट कहलाएगा। तो यहां पर एक स्टेटमेंट लिख रहा है, इट इज डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ द लोड। किसके बेसिस पे? लोड के बेसिस। लोड कौन सा? एक्सटर्नल लोड जो आप लगाओगे। ठीक है, एक्सटर्नल लोड। और यहां पर एक वर्ड और बोला, एंड द सपोर्ट कंडीशन ऑफ द बीम, कि आपका बीम का जो सपोर्ट वो कैसा है, सिंपली सपोर्टेड है, फिक्स्ड बीम है। ठीक है, ये अपन को डिफाइन करना पड़ेगा। लेकिन हम लोग यहां पर देखें तो हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, फिक्स्ड एंड बीम मूवमेंट, तो हमें बीम कैसा चाहिए, फिक्स्ड एंड वाला ही चाहिए। ठीक है, और कोई बीम नहीं चलेगा। तो फर्दर अगर हम लोग यहां पर देखें तो यहां पर लोडिंग कंडीशन बीम पर गिवन है। ठीक है, यहां पर लोडिंग कंडीशन बीम पर गिवन है, और MFAB मतलब फिक्स्ड एंड मोमेंट, MFAB मतलब फिक्स्ड एंड मोमेंट, M मतलब मोमेंट, F मतलब फिक्स्ड, AB मतलब A एंड से B एंड तक हम लोग जा रहे हैं। ठीक है, और यहां पर लिखा है MFBA। ठीक है, इसका मतलब होता है M मतलब मोमेंट, F मतलब फिक्स्ड, BA मतलब B एंड से A एंड तक। इतना क्लियर है? ठीक है, अब देखो, अब यहां पर अगर हम लोग बात करें तो एक साइन भी यूज हुआ यहां पर। ठीक है, दिस इज WAB स्क्वायर डिवाइड बाई L स्क्वायर, WAB स्क्वायर डिवाइडेड बाई L स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पर देखिए, ये जो हमने यहां पर माना ये क्लॉकवाइज माना, यहां पर जो हमने माना ये एंटी क्लॉकवाइज, ऐसा हमने फिगर में दिखा रखा है। ठीक है, इसके एक्सप्लेनेशन देखते हैं, ये हमारे लिए जरूरी है। तो दोस्त अगर हम लोग बात करें कि जैसे ये फिक्स्ड बीम है, ये तो हमारा फिक्स्ड बीम है, और यहां पर अपन ने लोड लगाया W का, ये एंड A है और ये एंड B है। ठीक है, सिमिलर अगर हम लोग बात करें तो यहीं पर इसी को एक सिंपली सपोर्टेड मान ले रहे हैं। क्या मान रहे हैं? सिंपली सपोर्टेड बीम। और क्यों माना हमने? ये भी रीजन है, ये आपका W लोड, ये आपका A, ये आपका B, ये आपका A और ये आपका B। अब देखिए, हमने क्या माना कि ये आपका फिक्स्ड बीम था, जैसा आपको ने देखा अभी, हमने फिर उसको सिंपली सपोर्टेड माना। तो क्वेश्चन अब ये उठता है कि भाई हम क्यों माने सिंपली सपोर्टेड, व्हाई वी विल कंसीडर दैट दिस बीम इज द सिंपली सपोर्टेड बीम, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? तो रीजन इसके लिए ये है कि जैसे यहां पर पिछले अभी हम लोगों ने देखा कि यहां पर हमने एंटी क्लॉकवाइज और यहां पर क्लॉकवाइज मूवमेंट लगा रखा था। तो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज ही क्यों हमने ए पर लगाया, क्लॉकवाइज क्यों नहीं लगाया? बी एंड पर एंड क्लॉकवाइज ही क्यों लगाया, एंटी क्लॉकवाइज हमने क्यों नहीं लगाया? तो उसके लिए रीजन है। देखिए बेसिक से ध्यान से, अगर आप ज्योमेट्री हमने आपको पढ़ाया है, ठीक है, मैथमेटिकल का बेसिक पोर्शन, अगर इसका सपोर्ट का बेसिक कंडीशन हमने बताया, तो आपको यह बताया होगा कि कुछ भी हो जाए फिक्स सपोर्ट पर, कुछ भी हो जाए फिक्स सपोर्ट पर आपका जो स्लोप होगा वो हमेशा जीरो होगा। कुछ भी हो जाए फिक्स्ड एंड पर आपका स्लोप हमेशा कितना होगा? जीरो, यानी थीटा इज इक्वल टू जीरो। कुछ भी हो जाए बी एंड पर हमेशा स्लोप कितना होता है दोस्त? जीरो, क्योंकि एंड कैसा है आपका? फिक्स्ड एंड। तो ये स्लोप जीरो क्यों हुआ? ड्यू टू फिक्स्ड एंड, ड्यू टू फिक्स्ड एंड। ठीक है, अब देखो, अब ये ए सपोर्ट, यानी ए ये सपोर्ट है और बी आपका ये सपोर्ट है। तो फर्दर हम लोग अगर यहां पर देखेंगे तो हमारा थीटा ए की वैल्यू जीरो नहीं होगी और यहां पर थीटा बी की वैल्यू जीरो नहीं होगी। अब जीरो क्यों नहीं होगा? सबसे इंपॉर्टेंट बात यह आती है कि भाई जीरो क्यों नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी वी नो दैट दिस इज द सिंपली सपोर्टेड, और सिंपली सपोर्ट पर कोई भी मोमेंट रिएक्शन नहीं आता, और जब तक मोमेंट रिएक्शन नहीं आएगा तब तक स्लोप की वैल्यू जीरो होगी नहीं। चलो देखते हैं। तो इसका जब इलास्टिक कर्व आप देखोगे, जब भी देखो इलास्टिक कर्व मतलब उसका इलास्टिक बिहेवियर, क्योंकि हमने मेंबर कैसे मान रखा है? इलास्टिक मेंबर मान रखा है, तो उसका जो इलास्टिक बिहेवियर होगा उसके बेसिस पे हम लोग पता करेंगे। तो ये अगर आप देखते जाओगे तो ये वैल्यू, ये वैल्यू, ये वैल्यू, ये वैल्यू, इसी को हम लोग डिफ्लेक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? डिफ्लेक्शन बोलते हैं। और ए एंड पर, और जैसे ही आप ए एंड पर आओगे जो सिंपली सपोर्टेड है, यहां पर स्लोप आपका मैक्सिमम होगा और बी एंड पर भी आपका स्लोप क्या होगा? मैक्सिमम होगा। और इस बीम में कहीं भी
किसी भी लोकेशन पर एक पॉइंट ऐसा आएगा जिस लोकेशन पर आपका डिफ्लेक्शन तो मैक्सिमम होगा, स्लोप 0 होगा। ठीक है, तो इसका मतलब कि जैसे जिस पॉइंट पर आपका डिफ्लेक्शन मैक्सिमम होगा उसके अगर राइट लेफ्ट साइड अगर हम लोग चलते जाएं तो हमारा स्लोप की वैल्यू बढ़ता जाएगा, और जैसे ही इस एंड ए पर आएंगे हमारा स्लोप की वैल्यू क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। तो यहां पर इस डिफ्लेक्टेड शेप के कर्व से हमने ये देखा कि इसका डिफ्लेक्शन कैसा बन रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। इसका डिफ्लेक्शन कैसे बन रहा है, क्लॉकवाइज। ये तो हमने सिंपली सपोर्टेड माना था, लेकिन बीम था कैसे, बीम ये था कि दोनों एंड पर वो फिक्स था। अगर दोस्तों वो दोनों एंड पर फिक्स है तो हम लोग ऐसा मानेंगे कि यहां पर अगर ये फिक्स होगा तो थीटा ए की वैल्यू कितनी होगी, 0। अभी अपन ने बताया थीटा ए की वैल्यू उसी एंड पर 0 होगी जिस एंड पर आपको एक मोमेंट का रिएक्शन मिलेगा। ठीक है, तो हमें इस ए पॉइंट पर क्या करना है, 0 करना थीटा। तो ये रोटेशन कैसा हो रहा है, क्लॉकवाइज। इसका मतलब ये अगर हमें इस थीटा की वैल्यू को 0 करना है तो इसका मतलब इस डायरेक्शन में एक मोमेंट लगना चाहिए। बोलो यस और नो। तो इसके अपोजिट डायरेक्शन, तो देखो ये डाउनवर्ड क्लॉकवाइज मोमेंट रोटेशन हो रहा था, तो यहां पर एंटी क्लॉकवाइज का हमने क्या लगाया, एक मोमेंट लगाया। यहां पर कैसा रोटेशन हो रहा था, क्लॉकवाइज, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज। तो अपन को कैसे मोमेंट लगाना पड़ेगा कि ताकि इस स्लोप की वैल्यू कितना हो जाए, 0 हो जाए। सो ये आपका कौन सी डायरेक्शन में हो जाएगा, क्लॉकवाइज। तो एम एफ बी ए कैसी डायरेक्शन, क्लॉकवाइज। यहां पर है आपका एम, ये क्या आपका एम एफ बी ए बी। ठीक है, तो एम मतलब मोमेंट, एफ मतलब फिक्स्ड, ए बी मतलब ए से बी की तरफ। ठीक है, तो ये आपका मोमेंट इंड मोमेंट के बारे में डिस्कस कर लिया अपन ने कि साइन कन्वेंशन हम लोग कैसा मानेंगे। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया होगा। तो साइन कन्वेंशन के लिए सबसे पहले क्या करिए कि जो फिक्स्ड इंड है उनको आप सिंपली सपोर्टेड में कन्वर्ट कर दीजिए, और उस सिंपली सपोर्टेड में वही लोड लगा दीजिए जो फिक्स्ड बीम में लग रहे थे। अब उसका डिफ्लेक्टेड शेप देख लीजिए। जब आप एंड पर जाइएगा ना तो आपको जो स्लोप होगा वो दिख जाएगा कौन सी डायरेक्शन में आपका डिफ्लेक्टेड कर्व मूव कर रहा है। ठीक है, या इलास्टिक कर्व मूव कर रहा है। तो यहां पर हमने देखा कि जो इलास्टिक कर्व हो रहा था, इलास्टिक कर्व में रोटेशन जो हो रहा था वो क्लॉकवाइज हो रहा था, और यहां पर एंटी क्लॉकवाइज। तो इसको रोकने के लिए इस एंड पर एंटी क्लॉकवाइज आ रहा, तो एंटी क्लॉकवाइज को रोकने के लिए हमें मोमेंट कौन सी डायरेक्शन देना पड़ेगा, क्लॉकवाइज। क्यों, क्योंकि मोमेंट ही एक ऐसा पैरामीटर है जो स्लोप की वैल्यू 0 कर सकता है। क्योंकि यहां पर इंड है तो इंड पर सपोर्ट लगा, तो सपोर्ट आपका क्या देगा, रिएक्शन देगा। लोड लगा के आपने तो ये डिफ्लेक्शन ले लिया था, अब इसको 0 कौन करेगा, रिएक्शन 0 करेगा। तो ए पर आपका रिएक्शन डेवलप होगा और बी पर रिएक्शन डेवलप होगा। ठीक है, तो ऐसे सिमिलर इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो लिखना कैसे, W। ठीक है, और ये अपन का दूर का, यानी ए से जब चलोगे, ए से भी चाहिए हमें, तो हमने लिखा MFAB इज इक्वल टू, यहां से चलो इस लोड को पकड़ो कैपिटल W, ये जो नजदीक वाला है इसको बस केवल लिखो इतना सिंगल टाइम्स A, और ये जो आपका दूर का है यानी B वाले पास का डिस्टेंस उसका स्क्वायर करके डिवाइडेड बाई ओवरऑल की वैल्यू A प्लस बी इज इक्वल टू L, इससे आप डिवाइड कर दो। तो यहां पर हो जाएगा MFAB की वैल्यू WA इंटू बी का स्क्वायर डिवाइडेड बाई L का स्क्वायर। MFBA, ये लोड पकड़ो, अब इसके जो नजदीक वाला यानी ये बी डिस्टेंस इसको सिंगल टाइम्स लिखो और इस दूर वाले का स्क्वायर कर दो डिवाइड बाई L स्क्वायर कर दो, तो ये हो जाएगा WA स्क्वायर बी डिवाइडेड बाई L स्क्वायर। कितना हो जाएगा, WA स्क्वायर बी डिवाइडेड बाई L स्क्वायर। क्लियर है इतना। चल दूसरी बात अगर हम लोग देखें दोस्त, तो अपन को वही करना है कि अब लोड का पोजीशन A इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू, अब यहां पर कितना हो गया, L/2 हो गया। A इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू L/2। तो यहां पर जब A इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू L/2 रखिएगा तो W मल्टीप्लाई बाई L/2 मल्टीप्लाई बाई L/2 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई कितना, L स्क्वायर। L स्क्वायर टू L स्क्वायर कैंसल आउट, यहां पर बचेगा L और WL 2 हो जाएगा, और 2 जब 4 2 जा कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो कितना बचेगा, WL/8। अब सिमिलर यहां पर भी वही हो जाएगा क्योंकि A इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू L/2। ठीक है, तो यहां पर फर्दर अगर हम लोग बात करें दोस्त, तो ये अपन को मिल गया इतना, यहां पर अपन को ये मिल गया। ठीक है, और डायरेक्शन भी अपन का अगर हम लोग देखेंगे तो स्लोप आपका डिफ्लेक्टेड शेप ऐसा बनेगा।
स्लोप आपका अगर जब आप देखोगे यहां पर फिक्स ना रहा होगा, सिंपली सपोर्टेड, तो स्लोप आपका क्लॉकवाइज बनेगा और यहां पर एंटी क्लॉकवाइज। सिमिलर वे में हम लोग मोमेंट यहां पर एंटी क्लॉकवाइज लगाएंगे और यहां पर मोमेंट कितना लगाएंगे, क्लॉकवाइज। तो ये साइन कन्वेंशन वाला मैटर भी क्लियर हो गया। लोडिंग का हमने डिफ्लेक्टेड शेप भी क्लियर कर लिया। नेक्स्ट थिंग, हम लोग अगर इसी को माने कि कोई आपका फिक्स्ड बीम है और यहां पर लोडिंग जो लोडिंग है वो यूडीएल है W पर मीटर के हिसाब से और लेंथ L है, और ध्यान रखना सबकी प्रिज्मेटिक नेचर EI कांस्टेंट है, सभी मेंबर AB मेंबर इज द प्रिज्मेटिक इन नेचर, ये बात ध्यान रखना, AB इज द प्रिज्मेटिक इन नेचर। AB किस में है आपका, प्रिज्मेटिक में है, ठीक है। प्रिज्मेटिक मतलब थ्रू आउट A से B तक आपकी EI की वैल्यू क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। चलिए, तो यहां पर वैल्यू अब देखो वही केस अपन का यहां पर भी, जब आप डिफ्लेक्टेड शेप देखोगे ये ऐसा डिफ्लेक्टेड शेप बनाएगा, तो यहां पर आपका क्लॉकवाइज रोटेट करेगा तो मोमेंट अपन एंटी क्लॉकवाइज लगाएंगे। यहां पर रोटेशन आपका एंटी क्लॉकवाइज होने वाला होगा, अपन मोमेंट कैसा लगाएंगे, क्लॉकवाइज। इस मोमेंट को लिखेंगे MFB और इसको लिखेंगे क्या, MFAB, ठीक है। तो यहां पर आपकी वैल्यू हो जाएगी WL²/12 और WL² डिवाइडेड बाई 12, ठीक है। तो यहां पर फर्दर ये लोडिंग आपका यूडीएल है जिसकी मैक्सिमम मैग्नीट्यूड W पर मीटर है, ठीक है। तो यहां पर भी वही आपका रोटेशन होगा कि आपका इस तरीके से डिफ्लेक्टेड होगा, तो यहां पर आपका एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट और यहां पर कैसा होगा, क्लॉकवाइज मोमेंट। अब ध्यान रखना, यहां पर जिस एंड पर लोड की इंटेंसिटी कम है उस एंड पर आपका मोमेंट की वैल्यू कितना आएगा, कम आएगा। जिस एंड पर आपकी लोड की इंटेंसिटी ज्यादा है उस एंड पर आपकी मोमेंट की वैल्यू क्या आएगी, सबसे ज्यादा आएगी। तो यहां पर आपने एक WL²/20 लिखा और एक WL² डिवाइडेड बाई 30, WL² 30, WL² 20। किस एंड पर WL² 20 डेवलप होगा, किस एंड पर WL² 30 डेवलप होगा। तो देखिए यहां पर ये आपका एंड कैसा है, ए एंड है, ए एंड पर लोड की इंटेंसिटी कम है तो WL² 30 और WL² 20 में कौन कम है, WL² 30 कम है। तो ए पर कौन सा मोमेंट आएगा, WL² 30। कहां पर ज्यादा है, बी पर ज्यादा है, तो बी पर कितना आएगा, WL² 20 आएगा। सो ये टेबल आपके लिए याद करना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। बिना इस टेबल के आपका नहीं हो पाएगा क्वेश्चन, और जब आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम तैयारी करोगे इन फ्यूचर तब भी ये टेबल आपको याद करने पड़ेगा और यही टेबल, यही वर्ड, यही कॉन्सेप्ट आपको मिलेगा वहां पर, दैट क्लियर, ठीक है। तो फर्दर अगर हम लोग बात करें और केसेस के लिए, अब देखो इसी क्वेश्चन में ए एंड पर आपका लोड इंटेंसिटी ज्यादा है जिसकी मैग्नीट्यूड है W पर मीटर। अगर अंडर नहीं लिखा है तब भी अंडरस्टूड है कि इसकी लोड इंटेंसिटी W पर मीटर होगी, ठीक है। और यहां पर लोड इंटेंसिटी कम है तो यहां पर आपका इस डायरेक्शन में डेवलप होगा, तो इस डायरेक्शन, इस एंड पर लोड इंटेंसिटी ज्यादा है तो WL² 20, और इस एंड पर कम है तो इस एंड पर आपका कम वाला मोमेंट आएगा WL² 30। और ये इस लोडिंग को अपन बोलते हैं UVL, क्या बोलते हैं, UVL, क्लियर है। चल, तो सिमिलर वे में ये तो अपन को हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट जैसे आपका ये कैंटिलीवर हो गया और UVL लोडिंग है और दोनों तरफ आपका सिमेट्रिक हो गया, अभी आपका नॉन सिमेट्रिक लोड लग रहा था, ठीक है। तो इसीलिए आपका मोमेंट भी दोनों एंड पर आपके सेम नहीं थे, WL² 20, WL² 30 में थे। लेकिन अगर हम लोग यहां पर बात करें इस ए एंड पर और इस बी एंड पर, ठीक है, तो ये डिफ्लेक्टेड शेप आपका बनेगा ऐसा। डिफ्लेक्टेड शेप कैसा बनेगा, ऐसा। अगर ये डिफ्लेक्टेड शेप ऐसा बनेगा दोस्तों, यहां पर आपका इस डायरेक्शन में और यहां पर इस डायरेक्शन में क्या डेवलप होगा, मोमेंट डेवलप होगा, क्योंकि एंड कैसा है आपका, फिक्स्ड एंड है और फिक्स्ड एंड पर मोमेंट डेवलप होगा, ये तो ऑब्वियसली है, ठीक है। तो समथिंग अगर हम लोग देखें तो इसकी वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू होती है 5WL² डिवाइड बाई 96। दोनों पर सिमेट्रिक है इसलिए दोनों पे क्या आएगा, सेम आएगा। दोनों पर क्या है, दोनों साइड। अगर ये सिमेट्रिक देखना हो तो इस वाले पोर्शन पर आप एक लाइन ड्रॉ करिए, जितना लोड और सपोर्ट इधर उतना लोड और सपोर्ट इधर, दोनों तरफ सिमेट्रिक है, तो जो वैल्यू आएगी वो 5WL² डिवाइड बाई 96, कितना, 5WL² डिवाइडेड बाई 96 वैल्यू आएगी, क्लियर। नेक्स्ट अगर हम लोग फर्दर बात करें कि ये W पर मीटर और ये भी अपन का W पर मीटर है, डोंट वरी। ये ए एंड है आपका, हाफ तक यूडीएल डिस्ट्रीब्यूटेड है और हाफ स्पैन क्या है, रिमेनिंग कांस्टेंट है।
अगर थ्रो आउट यूडीएल होता, थ्रो आउट यूडीएल, तो यहां पर कितना होता WL²/12, अभी अपन ने पीछे देखा, और यहां पर कितना होगा WL² देखा, ठीक है। तो यहां पर WL²/12 और ये WL²/12, ठीक है, दोनों सिमिलर। तो यहां पर ऐसा तो है नहीं, क्योंकि लोडिंग आपका जो है वो सिमेट्रिकल नहीं है। लेफ्ट हाफ पोर्शन में यूडीएल है और लेफ्ट हाफ पोर्शन में, राइट हाफ पोर्शन में कुछ नहीं है, ठीक है। तो इसके केस में जिस एंड पर आपका लोड इंटेंसिटी ज्यादा है, इस एंड पर लोड इंटेंसिटी ज्यादा है, तो यहां पर मोमेंट की वैल्यू ज्यादा होगी। याद करना 11WL²/192, ठीक है। और इस बी एंड पर आपकी लोड इंटेंसिटी की वैल्यू कम है, इसलिए जो एंड मोमेंट आएगा वो कम आएगा, 5WL²/192। इस एंड और बी एंड पर बीच में आपका m0 का एक मोमेंट लग रहा है, जो कि लेफ्ट से a डिस्टेंस और राइट से कितनी डिस्टेंस पर है, b डिस्टेंस पर है, ठीक है। तो इसके केसेस में आपका a पर और b पर आपका रिएक्शन कैसा डेवलप होगा। देखो, अगर हम लोग यहां पर देखें, अगर हम लोग को यही देखना है, तो यहां पर हम लोग एक मोमेंट लगाते हैं m0 का, ठीक है। ये आपका a डिस्टेंस और इधर आपका b डिस्टेंस, तो ये आपको ऊपर जाने की कोशिश करेगा और ये कहां जाने की कोशिश करेगा, नीचे, ठीक है। तो यहां पर एक सपोर्ट लगा हुआ, ये ऐसे, जिसको हम लोग सिंपली सपोर्टेड मान रहे हैं, ये, ठीक है। तो रोटेशन अगर देखेंगे दोस्त, तो दोनों में कौन सी डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो इसका मतलब यहां पर दोनों एंड पर अगर ये फिक्स बनाया जाए, अगर ये फिक्स बनाया जाए, दिस वाज द एंड ए एंड दिस वाज द एंड ए, तो ये आपका थीटा ए था, ये आपका थीटा बी। अगर इस एंड को फिक्स बनाया जाए, ठीक है, तो यहां पर जो रिएक्शन डेवलप होगा, मोमेंट की डायरेक्शन होगी वो ऐसा होगा, और यहां पर एंटी क्लॉकवाइज, तो यहां पर मोमेंट की डायरेक्शन कैसा होगा, क्लॉकवाइज। इसकी वैल्यू हो जाएगी MFBA और इसकी वैल्यू हो जाएगी MFAB। क्या हो जाएगा, MFAB, और इधर कितना हो जाएगा, MFBA। क्लियर है। तो सिमिलर वे में अगर हम लोग यहां पर बात करें, तो स्टेटमेंट ठीक है। देखो इधर ए पर आपका क्लॉकवाइज, बी पर भी आपका कैसा हो जाएगा, क्लॉकवाइज। अब इसकी वैल्यू इंपॉर्टेंट है, तो MFAB में यहां पर लिखा हुआ m0 इंटू बी, क्या करो, m0 इंटू बी, यानी ये वाली डिस्टेंस, दिस मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई विद दिस मैग्नीट्यूड, और 3a माइनस l, l की वैल्यू क्या है, l इज इक्वल टू है a प्लस बी, कितना है, l इज इक्वल टू a प्लस बी, और डिवाइडेड बाई l²। फर्दर अगर हम लोग यहां पर जाएंगे, यहां का मोमेंट तो लिखेंगे m0 मल्टीप्लाई बाई a मल्टीप्लाई बाई 3b माइनस l, m0 इंटू a मल्टीप्लाई बाई a, ठीक है, m0 इंटू a मल्टीप्लाई बाई 3b माइनस l डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, l का स्क्वायर, ठीक है। तो ये दोनों एंड पर आपका क्या डेवलप हो रहा है, फिक्स्ड एंड मोमेंट डेवलप हो रहा है। क्लियर है। तो यहां तक तो आपने डिस्कस किया। अब यही केस मान लो, यही केस मान लो अगर a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू L/2 हो जाए, यही केस अगर आपका a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू L/2 हो जाए, तो यहां पर लिखेंगे m0 मल्टीप्लाई बाई दिस L/2 मल्टीप्लाई बाई 3 इंटू L/2 माइनस L, तो यहां पर 2 की मल्टीप्लाई 2 की डिवाइड और डिवाइडेड बाई L का स्क्वायर, ठीक है। तो जब ये L बाहर आएगा, 3 माइनस 2 1 हो जाएगा, तो ये डायरेक्टली आ जाएगा m0 डिवाइड बाई 4, और यहां पर भी आ जाएगा सिमिलर वे में m0 डिवाइड बाई 4। कब, जब यही आपका a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू L/2 हो जाए। कहने का मतलब ये है कि ये जो मोमेंट का रिएक्शन है, जो ये मोमेंट का रिएक्शन है, ये मिड पर आ जाए, मोमेंट का एक्शन, ठीक है, तब आपका एंड पर रिएक्शन कितना डेवलप हो और कौन सी डायरेक्शन, डायरेक्शन तो सिमिलर होगा, मैग्नीट्यूड चेंज हो जाएगा। कितना मैग्नीट्यूड, m0/4 और m0/4। क्लियर है। तो यहां पर फर्दर अगर हम लोग बात करें, वही केस यहां पर लिखा हुआ L/2 और L/2 पर m0 लग रहा, दिस वॉज द एंड ए एंड दिस वॉज द बी, ठीक है। तो यहां पर आपका क्लॉकवाइज और यहां पर भी आपका क्लॉकवाइज, ये वैल्यू हो जाएगी m0/4 और ये वैल्यू कितना हो जाएगा, m0/4। अब इसमें भी आपका एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, तो यहां पर जो डायरेक्शन डेवलप होगा वो इस डायरेक्शन में डेवलप होगा,
ठीक है, दोनों ही एंटी क्लॉकवाइज में। यहां पर हमने रोटेशन क्लॉकवाइज दोनों पर दे रखा है, तो दोनों पे माइनस लगा दीजिए। दोनों पे माइनस लगाने का मतलब ये हो जाएगा कि डायरेक्शन ये जस्ट अपोजिट होगा, ठीक है, इसलिए मिस्टेक, डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है, मैंने करेक्ट करवा दिया। -6ai डेल्टा ओवर एल स्क्वायर, कहने का मतलब है कि दोनों ही एंटी क्लॉकवाइज में डेवलप होंगे। यहां पर देख लीजिए कि जैसे मान लीजिए कि ये कोई आपका फिक्स्ड बीम है, ये बी एंड और ये ए एंड, और यहां पर आपका ये सेटल हो गया ऐसे, ये बी हो गया, और यहां से दोनों के बीच का जो डिस्टेंस हो गया ये हो गया आपका डेल्टा, ठीक है। तो यहां पर अगर हम लोग देखेंगे, अगर हम लोग फर्दर देखें तो ऐसा होगा, ये डिफ्लेक्टेड शेप का। ये इलास्टिक कर्व अगर हम लोग बात करें तो ये सिंपली सपोर्टेड अगर होता तो यहां से ऐसा जाता और यहां से कैसा जाता, ऐसा जाता, लेकिन एंड यहां पर स्लोप डेवलप होगा नहीं, इसकी वजह से हम लोग क्या करेंगे, यहां पर अपोजिट डायरेक्शन में एक मोमेंट दे देंगे, और इसका फ्लेक्सुअल रिजिडिटी है EI, L, ठीक है। यहां पर जो मोमेंट डेवलप होगा वो 6EI डेल्टा डिवाइड बाई एल स्क्वायर, और ये भी हो जाएगा 6EI डेल्टा डिवाइडेड बाई एल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारा फिक्स्ड एंड मोमेंट। क्लियर। नेक्स्ट की अगर हम लोग बात करें तो मान लो कि यहां पर अभी अपन ने देखा कि दोनों एंड कैसे थे, फिक्स थे, ठीक है। तो कितना 6ai डेल्टा ओवर एल स्क्वायर, 6ai डेल्टा ओवर माइनस साइन का लगेगा, कि साइन कन्वेंशन अपोजिट होना चाहिए, जो हमने यहां पर आपको डिनोट कर रखा है, ठीक है। यहां पर अगर हम लोग फर्दर बात करें तो ये आपका ए एंड है और ये बी एंड, हमें पता है बी एंड कैसा, सिंपली सपोर्टेड, तो फिक्स्ड एंड मोमेंट इस पर 0, ए पर कितना डेवलप होगा, वो यहां पर भी साइन कन्वेंशन मिस्टेक है, यहां पर भी एंटी क्लॉकवाइज डेवलप होगा, ठीक है। और ये -3ai डेल्टा ओवर एल स्क्वायर कर लीजिए, ठीक है, ये -3ai डेल्टा ओवर एल स्क्वायर। एक क्वेश्चन और ले रहे हैं जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए कि ये आपका फिक्स्ड एंड है, ये आपका फिक्स्ड एंड है, ठीक है, और यहां पर लोड W लगा है और यहां पर W लोड लगा है, दिस इज L/3, दिस इज ऑल्सो L/3 एंड दिस इज ऑल्सो L/3, दिस इज एंड A एंड दिस एंड B। इंपॉर्टेंट है, इसको बोलते हैं 2 पॉइंट लोडिंग और 1/3 लोडिंग विद द फिक्स्ड बीम, ठीक है। क्या बोलते हैं, 1/3 लोडिंग या 2 पॉइंट लोडिंग। 1/3 लोडिंग कहने का मतलब जिसकी स्पान की वैल्यू L होगी, और 1/3 के पार्ट में लोड लगा हुआ, तो 1/3 का लोड एक आएगा, फिर 1/3 के बाद यानी 2 लोड आएंगे, बाकी 1/3 करोगे तो L/3 L हो जाएगा, ठीक है। तो इन तीनों का समेशन कितना है, L है। तो यहां पर फिक्स्ड एंड मोमेंट कितना डेवलप होगा, MFAB और MFBA कितना डेवलप होगा, और कौन सी डायरेक्शन होगा। तो डायरेक्शन अगर हम लोग बात करें तो डायरेक्शन सिंपल है, इसका इलास्टिक कर्व ऐसा, तो ये आपका क्लॉकवाइज रोटेट करेगा तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और ये आपका एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करने की कोशिश करेगा तो हमारा कैसा लगेगा, क्लॉकवाइज, ठीक है। सो दोस्त अगर हम लोग यहां पर बात करें, अगर हम लोग यहां पर देखें तो ये जो आपका ए से बी तक एंड है, ठीक है, तो ये नेट मोमेंट कैसे निकलेगा, यानी फिक्स्ड एंड मोमेंट आपका कैसे निकलेगा। फिक्स्ड एंड मोमेंट निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहां पर बेसिक से सीखते हैं कि पहले हम लोग इस लोड को, केवल एक लोड को कंसीडर करते हैं। यहां पर लोड आपका W हो गया, ये W, ये अपन L/3, ठीक है, पहला स्टेप। यहां पर केवल हम लोग एक लोड को कंसीडर करते हैं, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये L/3, तो ये कितना हो जाएगा 2L/3, ठीक है, ये आपका कितना हो जाएगा L/3, और ये कितना हो जाएगा 2L/3। सो दोस्त यहां पर मोमेंट कितना आएगा, देखो ये एंटी क्लॉकवाइज, ये भी एंटी क्लॉकवाइज, हमने कितना लिखा था, WA² इंटू B² डिवाइड बाई L स्क्वायर, तो A इज इक्वल टू कितना है यहां पर L/3, B इज इक्वल टू कितना है 2L/3, B इज इक्वल टू कितना है 2L/3। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे WA इंटू B का स्क्वायर डिवाइड बाई L का स्क्वायर, और यहां पर लिखेंगे हम लोग WB मल्टीप्लाई बाई A का स्क्वायर डिवाइडेड बाई L का स्क्वायर। तो जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे B की वैल्यू कितना 2L/3, A की वैल्यू कितना L/3 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई कितना L का स्क्वायर।
जब हम लोग फर्दर यहां पर देखेंगे तो W A की वैल्यू L/3 इंटू 2L/3 का होल स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा WL स्क्वायर डिवाइडेड बाई L स्क्वायर है, ठीक है। तो जब हम लोग यहां पर देखेंगे, तो फर्दर ये मिलेगा W इंटू L/3 और मल्टीप्लाई बाई 2L/3 का होल स्क्वायर, दिस डिवाइडेड बाई L का स्क्वायर। MFBE की वैल्यू मिलेगी W इंटू 2L डिवाइडेड बाई 3 मल्टीप्लाई बाई L/3 का होल स्क्वायर, दिस वैल्यू डिवाइडेड बाई L स्क्वायर। तो अगर हम लोग फर्दर देखेंगे तो W यहां पर हो जाएगा L क्यूब और 2 2 जा 4 यानी 4WL क्यूब डिवाइडेड बाई 3 और 3 3 जा 9 3 जा 27, यहां पर हो जाएगा L स्क्वायर इज इक्वल टू 4WL डिवाइडेड बाई 27। ये केवल एक लोड की वैल्यू आई है। यहां पर फर्दर अगर हम लोग देखें तो ये W इंटू 2 हो जाएगा L क्यूब डिवाइडेड बाई 3 3 जा 9 3 जा 27 L स्क्वायर, दिस टू दिस कैंसिल, ये वैल्यू आ जाएगी 2WL डिवाइडेड बाई 27। ये तो पहला पार्ट हो गया था। अब हम लोग क्या करेंगे, दूसरा पार्ट कंसीडर करेंगे। दूसरा पार्ट मतलब इस L/3 वाले लोड को अपन ने कंसीडर किया था, L/3 वाले लोड को अपन ने कंसीडर किया था इसको। अब 2L/3 यहां से डिस्टेंस हो जाएगा, ये डिस्टेंस कितना, यानी इस लोड को आप कंसीडर करिए। जब हम लोग इस लोड को कंसीडर करेंगे तो ये अपन का फिक्स्ड एंड और ये भी आपका अपन का फिक्स्ड एंड, ये W ये अपन का हो जाएगा 2L/3 और ये अपन का हो जाएगा L/3, ठीक है। ये एंड और ये आपका बी एंड, ठीक है। तो यहां पर अगर हम लोग फर्दर देखेंगे, ये भी एंटी क्लॉकवाइज सॉरी और ये क्लॉकवाइज, तो यहां पर लिखेंगे दिस A इज इक्वल टू दिस एंड दिस B इज इक्वल टू दिस। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे W मल्टीप्लाई, देखो डायरेक्ट लिख रहा हूं, A मल्टीप्लाई बाई 2L/3 मल्टीप्लाई बाई B का स्क्वायर यानी L/3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई दिस वैल्यू द L स्क्वायर, क्लियर है। और यहां पर अगर मैं B पर लिखूं तो ये हो जाएगा W मल्टीप्लाई बाई दिस वैल्यू इज इक्वल टू लगा के चलना, B की वैल्यू और मल्टीप्लाई बाई A का स्क्वायर यानी 2L/3 का होल स्क्वायर, दिस वैल्यू डिवाइडेड बाई L का स्क्वायर, ठीक है। तो यहां पर हो जाएगा 2 W इंटू L क्यूब डिवाइडेड बाई 3 3 जा 9 3 जा 27 L का स्क्वायर, दिस टू दिस कैंसिल आउट 2WL डिवाइडेड बाई 27, ठीक है। यहां पर आपका हो जाएगा दिस इज द 3 3 जा 9 3 जा 27 L का स्क्वायर एंड दिस W देखो 2 2 जा 4 मल्टीप्लाई बाई L क्यूब, सो दिस 4WL डिवाइडेड बाई 27, 4WL डिवाइडेड बाई 27। तो ये भी आपका एंटी क्लॉकवाइज और ये भी आपका क्लॉकवाइज। तो अब देखिए दोनों के केसेस में, इसमें भी एंटी क्लॉकवाइज था तो इसकी वैल्यू आई थी 4WL27 A फर्स्ट पर और इसके केस में 2WL27। तो यहां पर अगर हम लोग नेट निकालें MFAB, तो MFAB देखो 2 पॉइंट से आ रहा है। पहला इस लोड की जो अपन का लेफ्ट से 1/3 पे लग रहा था और दूसरा 2/3 पे जो लग रहा था, तो ये अपन का हो जाएगा 4WL डिवाइड बाई 27, 4WL डिवाइडेड बाई 27 प्लस जो 1/3 2/3 पे लग रहा था उसका कितना आ रहा है 2WL27, 2WL डिवाइडेड बाई 27। सो जब हम लोग इसको ऐड करेंगे तो डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को हम लोग डायरेक्टली ऐड या सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो 4 to 6 6WL डिवाइडेड बाई 27, 3 2 जा 6 3 9 जा 27, सो दिस 2WL डिवाइडेड बाई 9, ठीक है। दिस वैल्यू ऑफ द MFAB। फर्दर दोस्त अगर हम लोग लिखें MFBA की वैल्यू, MFBA, ठीक है, MFBA, ठीक है। तो देखो यहां पर अब हम लोग कहां चलेंगे, लेफ्ट वाले सपोर्ट पर। लेफ्ट वाले सपोर्ट से एक 1/3 पे लोडिंग पे लग रहा है और दूसरा कहां पर लग रहा है 1/3 पे लग रहा है, दूसरा कहां पर लग रहा था 2/3 पे, ठीक है। तो यहां पर ये वैल्यू आपकी आई है, ये वैल्यू 2WL डिवाइड बाई 27 प्लस 4WL डिवाइड बाई 27, दोनों ही क्लॉकवाइज
2WL डिवाइडेड बाई 27, ठीक है, प्लस 4WL डिवाइडेड बाई 27, ठीक है। तो यहां पर 4 2 6WL डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 27, 3 2 6, 3 9 27, यानी 2WL डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा दोस्त 9 हो जाएगा। यानी फाइनली हम लोग इसको लिख सकते हैं, देख लो 2WL बाई 27 प्लस 4WL डिवाइड बाई 27, दिस इज इक्वल टू 6WL बाई 27। 3 से कैंसिल आउट कर दो, 3 2 6, 3 9 27। अगर हम लोग यहां पर लिखें फाइनल के रिस्पेक्ट में, तो ये आपका बीम था, ये अपन का बीम, तो ये अपन का W लोड, ये W L/3, दिस इज ऑल्सो L/3 एंड दिस इज ऑल्सो L/3, ठीक है। तो यहां पर A इंड एंड दिस इंड द B इंड, तो यहां पर जो MFAB आएगा ये हो जाएगा 2WL डिवाइडेड बाई 9, और यहां पर आ जाएगा MFBA इज इक्वल टू दिस वैल्यू वाज आल्सो 2WL डिवाइडेड बाई 9। कितना हो जाएगा 2WL डिवाइडेड बाई 9, और यहां पर भी आपका कितना हो जाएगा 2WL डिवाइडेड बाई 9, और ये आपका क्या हो जाएगा फाइनल आंसर हो जाएगा। एक से ज्यादा लोडिंग हो जाए तब भी ये हमारा मोमेंट वैलिड होगा, यानी मोमेंट को डायरेक्टली हम लोग ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे यहां पर हमने केवल पॉइंट लोड लगा रखा है, एक क्वेश्चन हम लोग ऐसा ले लेते हैं जिसमें पॉइंट लोड भी आ जाए और आपका यूडीएल भी आ जाए, ठीक है, तो क्या आपका वैलिड होगा या नहीं होगा, दिस इज द क्वेश्चन, ठीक है। तो एक क्वेश्चन और हम लोग ले लेते हैं। मान लीजिए कि ये आपका फिक्स्ड बीम है, ये आपका कैसा है फिक्स्ड बीम है, और यहां पर हमने एक यूडीएल लगा दिया, और ये यूडीएल है आपका 40 किलो न्यूटन पर मीटर, ठीक है, और लेंथ है आपका ये 6 मीटर, और यहां पर एक आपका लग गया 60 किलो न्यूटन का लोड, कितने का 60 किलो न्यूटन, और इस लोड की पोजीशन है आपका कितना 3 मीटर पे और 3 मीटर पे। तो यानी अब ये कॉमन ऐसा हो गया कि दिस इंड ए एंड दिस इंड बी। अब ये कॉमन क्वेश्चन हो गया दोस्त कि अब इस पे यूडीएल भी लग रहा है और पॉइंट लोड भी लग रहा है, तो क्या हमारा एमडीएम फिक्स्ड इंड मोमेंट आएगा, तो देखते हैं। तो यहां पर सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, दोनों के लिए अलग अलग लिख लेंगे, ठीक है। पहला वाला केस हम लोग यूडीएल का लिख ले रहे हैं, ये यूडीएल का, यानी दिस इज द 40 किलो न्यूटन पर मीटर, दिस इज 40 किलो न्यूटन पर मीटर, दिस इंड ए एंड दिस इंड बी, ठीक है। दूसरा आपका ऐसा हो जाएगा कि ये दोनों आपके फिक्स्ड इंड हो गए, और मिड पर आपका लोड लग रहा है 60 किलो न्यूटन का, दिस एंड 3 मीटर एंड दिस एंड 3 मीटर, ठीक है। तो अब क्या करना है, इसको अपन इधर मोमेंट आएगा, इधर भी अपन ने डायरेक्शन बना लिया, ये इधर आएगा और ये अपन का इधर आएगा, ऐसे तो माना था अपन ने। तो इसका कितना होता है WL स्क्वायर बाई 12, WL स्क्वायर बाई 12, W की वैल्यू 40, L की वैल्यू कितना है 6 मीटर, 6 का स्क्वायर डिवाइड बाई 12, इसका भी WL स्क्वायर बाई 12, W की वैल्यू 40, L की वैल्यू 6 का स्क्वायर डिवाइड बाई 12, तो ये आपका 120 किलो न्यूटन मीटर आएगा। देखो कैसे 40, 6 जा 36, 12 1 जा 12, 12 3 जा 36, तो 43 जा 120। फर्दर हियर ऑल्सो दिस 6 जा 6 का स्क्वायर मतलब 36, 12 1 जा 12, 12 3 जा 36, 43 जा 120 किलो न्यूटन मीटर, कितना हो गया 120 किलो न्यूटन मीटर। फर्दर हम लोग बात करें दोस्त, तो ये आपका हो जाएगा WL/8 का, W की वैल्यू 60, L की वैल्यू कितना 6 डिवाइडेड बाई 8, और ये कितना हो जाएगा WL/8 ऑल्सो दिस, सो W की वैल्यू आपकी 60, L की वैल्यू 6 डिवाइडेड बाई इसकी वैल्यू 8, तो 4 2 जा 8, 15 4 जा 60, 2 1 जा 2, 2 3 जा 60, यानी 15 3 जा 45 किलो न्यूटन मीटर। दिस वैल्यू 415 और 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 15 3 जा 45 किलो न्यूटन मीटर। ये हो गया MFAB की वैल्यू और MFBA की वैल्यू। फर्दर हम लोग अगर देखेंगे कि एक फाइनली टेस्ट देने के लिए, तो ये आपका कैसा है फिक्स्ड बीम है, यूडीएल कैसा लग रहा है 40 किलो न्यूटन पर मीटर का, और यहां पर एक 60 किलो न्यूटन का एक लोड लग रहा है, दिस इज द 3 मीटर, दिस इज ऑल्सो 3 मीटर, और ये ओवरऑल कितना है 6 मीटर।
तो यहां पर और यहां पर जो मोमेंट आएगा, देखो पहले कितना आ रहा है 120 प्लस, देखो ये आपका दोनों ही, ये एंटी क्लॉकवाइज और ये भी यहां पर क्या एंटी क्लॉकवाइज, 120 प्लस 45, 120 प्लस 45 यानी 165 किलो न्यूटन मीटर का क्या आ जाएगा, एक मोमेंट आ जाएगा और इसकी वैल्यू हो जाएगी MFAB। तो ये आपका हो जाएगा MFAB। ठीक है, फर्दर हम लोग देखें दोस्तों, MFB इज इक्वल टू 120 का क्लॉकवाइज और प्लस 45 का क्लॉकवाइज। देखिए यहां पर 120 का क्लॉकवाइज इस एंड पर B पर, 45 का क्लॉकवाइज पॉजिटिव, तो दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 165 किलो न्यूटन मीटर। तो ये आपका हो जाएगा मोमेंट की वैल्यू। ठीक है, और ये आपका मोमेंट की वैल्यू हो जाएगी। तो कहने का मतलब ये, यहां पर हम लोगों ने इस दोनों क्वेश्चन से ये सीखा और टेबल से भी ये सीखा कि सिंगल टाइप की लोडिंग की वैल्यू का तो स्टैंडर्ड है, अगर हम लोग मल्टीपल लोडिंग ले लें, जैसे यूडीएल भी आ जाए, पॉइंट लोड भी आ जाए, या पॉइंट लोड ज्यादा हो जाए, यूडीएल यूबीएल दोनों आ जाए, तो सिमिलर वे में हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। तो इतना सक्षम है।